Welcome back. Let's start with this new chapter, which is meeting life challenges. लाइफ चैलेंजेस बेसिकली वो सारी डिफ़िकल्टीज़ और एडवर्सिटीज़ हैं जो एक पर्सन एनकाउंटर करता है थ्रू आउट देयर लाइफ्स, जो इंक्लूड कर सकती हैं एवरीडे स्ट्रेसर्स जैसे कि डेडलाइन मीट करना, असाइनमेंट कंप्लीट करना, या फिर वो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स भी जैसे कि किसी लव्ड पर्सन की डेथ या फिर एक कोई मेजर इलनेस। ये बेसिकली वो वे है जिससे पर्सन परसीव करता है, रिस्पॉन्ड करता है टू दीज चैलेंजेस, जिनका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकता है हमारी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल बीइंग पे। इस चैप्टर के थ्रू हम बेसिकली डील करेंगे इनटू द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ स्ट्रेस और एक्सप्लोर करेंगे उसके टाइप्स, सोर्सेज और इफ़ेक्ट्स को भी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वेरियस कोपिंग मैकेनिज्म्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एम्फेसाइज करती हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारे लाइफ चैलेंजेस के साथ भी। अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेस बेसिकली एक साइकोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू एनी इवेंट और सिचुएशन जो कि इंडिविजुअल के इंटरनल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। ये मेयरली कोई एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्स है टू पॉजिटिव इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और टू हार्मफुल और थ्रेटनिंग सिचुएशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप समझो, जैसे आपको अगर एक रोलर कोस्टर राइड भी इंजॉय करनी है, उसमें भी आपको एक सर्टेन डिग्री का स्ट्रेस फील होता ही है। वहीं पर अगर कोई हार्मफुल थ्रेटनिंग सिचुएशन भी है, वहाँ पर भी आपको सेम स्ट्रेस फील हो सकता है। तो दो टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं बेसिकली। एक होता है यू स्ट्रेस, यानी कि विच इज़ पॉजिटिव फॉर्म, यानी कि ये पर्सन को बेसिकली मोटिवेट करेगा कि कैसे वो बेटर तरीके से परफॉर्म करे और अपने गोल्स को अचीव करे। ये ऑफन अकर होते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू सिचुएशन जो कि परसीव होती है एज चैलेंजिंग, बट अगर एक पर्सन की एबिलिटी है उसको कोप करने की, तो उसको मोटिवेशन मिलती है बेटर परफॉर्म करने की और गोल्स को अचीव करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एक्साइटमेंट और मोटिवेशन जो आपको फील होता है किसी भी एक प्रेजेंटेशन के पहले। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस बेसिकली नेगेटिव स्ट्रेस है जो कि आपको ओवरवेलम कर सकता है। फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, फियर या हेल्पलेसनेस हो सकती है। अगर यही स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड रहा तो वो लंबे टाइम के इफेक्ट्स डालता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको क्रॉनिक लेवल का वर्क प्रेशर है जिसकी वजह से आपको एडिक्वेट सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा और आगे चल करके बर्नआउट जैसी सिचुएशन आ जाती है। अगर हम स्ट्रेस के सोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमको स्ट्रेस हो सकता है। पहला है लाइफ इवेंट्स, यानी कि कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस या फिर ऐसे इवेंट्स लाइफ में, जैसे कि किसी नए सिटी में मूव करना या फिर शादी होना या फिर किसी खास का डेथ हो जाना या लूज़ हो जाना। ऐसे कई सारे मेजर सोर्सेज हो सकते हैं स्ट्रेस के। ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम उन सिचुएशंस के थ्रू सब्सटेंशियली एडजस्ट कर पाएँ और अडेप्ट कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्ट्रेस एसोसिएटेड होता है किसी एक नई जॉब को स्टार्ट करने से पहले या फिर डील करने से पहले किसी एक लॉस ऑफ अ फैमिली पर्सन। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है डेली हैसल्स, यानी कि कुछ ऐसे माइनर एवरीडे इरिटेशंस या फिर फ्रस्ट्रेशंस जो कि एक्यूमुलेट होकर के कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स में। यानी कि वो सारे हैसल्स इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं अगर उन्हें अकेले देखा जाए तो, लेकिन जब वही क्यूमुलेटिव हो जाते हैं तो उनका असर जो है वो सब्सटैंशियल पड़ता है। जैसे कि बहुत हैवी ट्रैफिक से अगर आप रोज़ आ रहे हो स्कूल तक, तो वो एक्यूमुलेट होकर के क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होगा वो सब्सटेंशियल होगा। या फिर डील करना अपने माइनर घर के झगड़ों को या घर की चीज़ों को मैनेज करना, तो ये सारे ऐसे टाइप के स्ट्रेस है जिनको आप अकेले देखोगे तो आपको मिनिमल लगेंगे, बट एक्चुअली वो क्यूमुलेट होने पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगला सोर्स हो सकता है ट्रॉमेटिक इवेंट्स का। कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो कि बहुत सिवियर स्ट्रेसर हो सकते हैं, जैसे कि जिसमें आपके फिजिकल इंटीग्रिटी को थ्रेट हो, लाइफ को थ्रेट हो, या जिससे इंटेंस फियर हो, हेल्पलेसनेस हो या डर लगे। ऐसे इवेंट्स जिनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है हमारे मेंटल हेल्थ पे, जो कि कई बार ऐसा भी होता है कि पीटीएसडी जैसी कंडीशन में भी रिजल्ट कर जाते हैं। पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक नेचुरल डिज़ास्टर एक्सपीरियंस करना या फिर किसी एक सीरियस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होना या कोई वायलेंट क्राइम को विटनेस करना। अब अगर हम बात करते हैं
कि स्ट्रेस के जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसमें पहला पॉइंट आता है अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस, यानी कि कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी जो कि लज़ारस ने डेवलप की थी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल इवेंट्स के थ्रू नहीं कॉज होता है, बल्कि जो इंडिविजुअल का इंटरप्रिटेशन होता है उस इवेंट को लेकर के स्ट्रेस वहाँ से जन्म लेता है। जैसे कि एक पर्सन कैसे एक सिचुएशन को परसीव करता है, उस पर्सन को जो डिटरमाइन करेगा उस सिचुएशन के थ्रू कि वो जो सिचुएशन है वो स्ट्रेसफुल है या नहीं है, या किस डिग्री तक स्ट्रेसफुल है, फिर उसके बाद जाके पर्सन स्ट्रेस में आएगा। तो बेसिकली उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल की बात की थी। प्राइमरी अप्रेजल स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे इंडिविजुअल इवैल्यूएट करता है कि क्या ये सिचुएशन रेलेवेंट है या नहीं है, या स्ट्रेसफुल है या नहीं है। इस अप्रेजल इसमें जो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होता है वो ये होता है बेसिकली कि हम इवेंट को असेस करते हैं कि उस इवेंट के थ्रू हमें किस लेवल का थ्रेट हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को एक न्यूज़ आई कि एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है वर्क पे, तो पहले वो असेस करेंगे कि अच्छा उस चेंज से क्या उनके लाइफ में मतलब चेंजेस आ सकते हैं, उस एक चेंज की वजह से क्या उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली इस चीज़ का जो असेसमेंट है वो प्राइमरी अप्रेजल है। सेकेंडरी अप्रेजल वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे इंडिविजुअल असेस करता है कि क्या उस सिचुएशन से कोप करने के उनके पास एबिलिटी है या नहीं है। वो इवैल्यूएट करता है कि क्या मेरे पास सोर्सेज हैं अवेलेबल, वो ऑप्ट करेगा बेसिकली उन सोर्सेज के थ्रू कि स्ट्रेसर्स के थ्रू वो कैसे डील कर सकता है और क्या वो सक्सेसफुली कोप कर पाएगा या नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर पर्सन अप्रेज करता है कि सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, तो वो पहले कंसिडर करेगा कि क्या उसके पास स्किल सपोर्ट है, क्या उसके पास वो रिसोर्सेज हैं इफेक्टिवली मैनेज करने के। तो इन दो स्टेजेस के साथ जा कर के स्ट्रेस होता है बेसिकली। अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें ये कहना था कि एक सिचुएशन को समझने का तरीका क्या है, कैसे वो उसको परसीव कर रहा है, और वो किस तरीके से स्ट्रेसफुल है सिचुएशन या नहीं है। तो इस चीज़ का जो अप्रेजल है वो ही इन्फ्लुएंस करेगा हमारे लेवल ऑफ स्ट्रेस को। ठीक है, जैसे अगर दो लोग सेम सिचुएशन एनकाउंटर कर सकते हैं, तो वहीं पर वो एक सिचुएशन किसी के लिए चैलेंजिंग हो सकती है कि वो उसको ओवरकम कर जाएगा, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है जिससे कि उसको कई लार्ज डिग्री का स्ट्रेस फील हो सकता है एज अ आउटकम। तो अब बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या हो सकता है हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे और हेल्थ पे। इसके इमोशनल इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कई सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को लीड करता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन होना, मूड स्विंग्स होना। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है तो वो एग्जिबरेट करेगा हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को, जिसकी वजह से सिवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है वर्क प्लेस पे, तो उससे फीलिंग ऑफ कांस्टेंट एंजाइटी तो रहेगी, लो मूड भी रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भी फील होती रहेगी, जिससे जो ओवरऑल हैप्पीनेस है और क्वालिटी है लाइफ की वो इफेक्ट होती रहेगी। अगला अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें, तो स्ट्रेस जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर करता है, जिसको कॉमनली हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है कि कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं स्ट्रेस के टाइम पे, जो कि प्रिपेयर करते हैं बॉडी को उस थ्रेट से डील करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक पर्सन की हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, या एनर्जी का बर्स्ट आउट होता है। बॉडी यहाँ पर बेसिकली प्रिपेयर कर रही होती है कि या तो हमें इस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कन्फ्रंट करना है, लड़ना है, या तो भाग जाना है। दोनों सिचुएशन में स्ट्रेस क्रॉनिक होता है, जिससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन या फिर हार्ट डिसीज़ या फिर इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना। अगर हम कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो स्ट्रेस हमारे कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स यानी कि हमारे कंसंट्रेट करने के पावर को प्रॉब्लम कर सकता है, इम्पेयर कर सकता है, डिसीजन मेकिंग को इम्पेयर कर सकता है, यहाँ तक कि हमारी मेमोरी को भी इम्पेयर कर सकता है, क्योंकि हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस से मेंटल एग्जॉशन होती है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस में है तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई पे फोकस करने में, जिससे उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है और वो इन्फॉर्मेशन नहीं रिटेन कर पाता, यानी कि उसकी मेमोरी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है।
अब बात करते हैं बिहेवियरल इफेक्ट्स के। स्ट्रेस से ज़्यादातर हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जैसे कि हम अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं, यानी कि हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं या स्मोकिंग या सब्सटेंस अब्यूज़ जैसी चीज़ें करने लगते हैं, जिससे हमारा पूरा स्लीप पैटर्न और हमारे बिहेवियर में काफ़ी बड़े चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन को हाई स्ट्रेस लेवल हो रहा है तो हो सकता है वो शायद जंक फूड खाने लगे और ज़्यादा, या अल्कोहल पे शिफ्ट हो जाए। बेसिकली उसकी ऐसी आदतों की वजह से, ऐसे बिहेवियरल डिस्ट्रप्शंस की वजह से उसके मतलब स्लीपिंग पैटर्न्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम बात करते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की। हैंस सैले ने बेसिकली ये पायनियर किया था, जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ये एक ऐसा मॉडल था बेसिकली जो डिस्क्राइब करता था बॉडी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिएक्शन को टू स्ट्रेस, जिसमें पहले स्टेज पे इन्होंने बात की थी अलार्म रिएक्शन की। अलार्म रिएक्शन वो इनिशियल रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस के प्रति जो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, बेसिकली कि वो थ्रेट जो इनिशिएट करता है ना फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को, ये बेसिकली वो स्टेज है। यहाँ पे एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बॉडी को कन्फ्रंट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं या वहाँ से भागने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आपने अगर रात के टाइम पे लाउड नॉइज़ सुना अपने घर में तो क्या होगा, हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ जाएगी, आप एक अलर्ट मोड पे आ जाओगे और आप रेडी रहोगे रिस्पॉन्ड करने के लिए कि हाँ कोई थ्रेटफुल सिचुएशन हो सकती है। स्टेज 2 होती है रेसिस्टेंस की, यानी कि स्ट्रेसर अगर कंटिन्यूड रहा तो बॉडी रेजिस्टेंस स्टेज में आ जाएगी। ऐसे फेज में बॉडी अटेम्प्ट करती है कि जो ऑनगोइंग स्ट्रेस है वो उसको अडेप्ट कर ले बाय मेंटेनिंग स्टेट ऑफ अलर्टनेस। ऑल्दो इंटेंशनली नहीं हो सकता अलार्म स्टेज के दौरान ही, क्योंकि बॉडी जो है रिसोर्सेज मोबिलाइज करने लगती है कि क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं स्ट्रेस को कोप करने के लिए या नहीं। अगर एक पर्सन कांस्टेंट वर्क प्रेशर में है तो शायद वो उसी में ही इफेक्टिवली काम करना सीख जाए फॉर अ टाइम, लेकिन बॉडी जो है वो तभी भी हाइटेंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस में रहती ही है। ऐसा नहीं है वो स्ट्रेस कहीं गायब हो गया, बस रेजिस्टेंस आ गई। स्टेज 3 होती है एग्जॉशन की, यानी कि अगर स्ट्रेस रह गया परसिस्टेंट प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए तो बॉडी के अंदर एक एबिलिटी आ जाती है उस रेजिस्टेंस को डिप्लीट करने की, जिससे एग्जॉस्टन स्टेज लीड होती है। इस पॉइंट पे बॉडी के रिसोर्सेज ड्रेन होने लगते हैं और वल्नरेबिलिटी आ जाती है टू इलनेस, बर्नआउट, इवन कोलैप्स भी। एक इंडिविजुअल जो कंटिन्यूस स्ट्रेस में काम कर रहा है विदाउट एडिक्वेट रेस्ट, वो एक्सपीरियंस कर सकता है बर्नआउट जैसे सिचुएशन, जैसे कि क्रॉनिक फटीग होना, रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस होना, इवन फिजिकल इलनेस तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम की, तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो माइंड, नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम के इंटरेक्शन को स्टडी करती है। ये बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस अफेक्ट कर सकते हैं इम्यून फंक्शन को और हमारे ओवरऑल हेल्थ को। रिसर्च की थी PNI के थ्रू, जहाँ पे ये पता चला था कि क्रॉनिक स्ट्रेस लीड करता है हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को वीक कर देता है, इंडिविजुअल को ससेप्टेबल बना देता है टू डिजीजेस या इन्फेक्शंस, और इलनेस जब भी होती है तो स्लोअर रिकवरी देखने को मिलती है। इम्यूनिटी पे इसका काफ़ी बुरा इफेक्ट होता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है पर्टिकुलरली अगर क्रॉनिक है तो वो सप्रेस करेगी इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को टू फाइट ऑफ एंटीजेंस, जिससे कि इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी टू इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। ये सप्रेशन जो है वो अक्कर हो सकता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल जो हैं वो रिड्यूस कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, जिससे कि बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो इम्पीड हो जाता है। अगर एक पर्सन प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंटली उसको जैसे सर्दी ज़ुकाम लग जाएगा, या अगर उसको कोई इंजरी हो गई तो बहुत स्लोअर रिकवरी देखने को मिलेगी। ये होता क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की। कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ मतलब कि कुछ ऐसे मेथड्स जो कि इंडिविजुअल यूज़ करते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और चैलेंजिंग सिचुएशंस को डील करने के लिए। ये बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि ब्रॉडली कैटेगराइज की गई हैं 3 टाइप्स में, जिसमें पहला है टास्क ओरिएंटेड। ये स्ट्रैटेजी फोकस करती है प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस करने पे। ये इन्वॉल्व करता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, पॉसिबल सॉल्यूशंस को कंसिडर करेंगे और उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन लेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्ट्रेस्ड है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो वो टास्क ओरिएंटेड अप्रोच में क्या करेगा, अपना स्टडी का वो बनाएगा, स्केड्यूल बनाएगा, गैदर करेगा अपना स्टडी मटेरियल और एक्टिवली एग्ज़ाम के लिए पढ़ने लग जाएगा। ये कौन सा टाइप की कोपिंग है, ये है टास्क ओरिएंटेड कोपिंग। नेक्स्ट आती है इमोशन ओरिएंटेड। इमोशन ओरिएंटेड बेसिकली इन्वॉल्व करती है जहाँ पर हम अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज करते हैं टू स्ट्रेस रैदर दैन द स्ट्रेसर इटसेल्फ, यानी कि इमोशनल सपोर्ट खोजते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं या ऐसे एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं जहाँ पे हमारा डिस्ट्रेस थोड़ा कम हो पाए। जैसे कि अगर एक कोई काफ़ी बुरा ब्रेकअप हो गया है तो वो पर्सन अपने दोस्तों से बात करता रहेगा या अपने मनपसंद की चीज़ें करने लग जाएगा, अपनी हॉबीज़ में एंगेज होगा ताकि वो इमोशनली अच्छे तरीके से अच्छा फील कर पाए, बेटर फील कर पाए। तो इमोशन वाले में हम कोपिंग में क्या करते हैं, इमोशंस पे फोकस करते हैं रेदर दैन द स्ट्रेसर। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस ओरिएंटेड। अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग बेसिकली इन्वॉल्व करती है कि हम स्ट्रेसर को ही अवॉइड करने लग जाते हैं, या तो उसको डिनाई कर देते हैं उसके एग्जिस्टेंस को, या हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। ये टेम्प्रेरी रिलीफ दे सकता है लेकिन बहुत ही लेस इफेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आप कब तक ही इग्नोर करते रहोगे बेसिकली। तो जैसे मान लो अगर कोई स्ट्रेस्ड है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, तो शायद वो अपना बैंक अकाउंट बार बार नहीं चेक करेगा, बिल विल पे करने से दूर भागेगा, ऑप्ट करेगा बेसिकली कि वो खुद को जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रख पाए एंटरटेनमेंट वगैरह का यूज़ करके और फाइनेंशियल चीज़ों से के बारे में ज़्यादा ना सोचे, या आपको लंबे रन पे ज़्यादा अच्छा रिलीफ नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम फोकस्ड वर्सेस इमोशन फोकस्ड कोपिंग। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग बेसिकली इन्वॉल्व करती है कि हम एक्टिव स्टेप्स लेते हैं अपने सोर्स ऑफ स्ट्रेस को डील करने के लिए, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, एडवाइस लेना, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है अगर इंडिविजुअल को एक कंट्रोल चाहिए ओवर द सिचुएशन। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट को स्ट्रेस फील हो रहा है कि वो इस कोर्स में फ़ेल हो सकता है, तो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में माइट बेसिकली इन्वॉल्व हो सकती है चीज़ें, जैसे कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करना या ट्यूशन टीचर लगा लेना या अपने कंसर्न्स को डिस्कस करना अपने एग्ज़ाम गाइड के साथ या अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, अपने फैकल्टी के साथ। ये सारी चीज़ें आएंगी प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में। इमोशन फोकस्ड कोपिंग जो स्ट्रैटेजी होगी, वहाँ पे हमारा एम सिर्फ इतना रहेगा कि जो इमोशनल इम्पैक्ट है स्ट्रेसर का, हम उसको रिड्यूस कर दें रेदर दैन सिचुएशन। ये पर्टिकुलरली यूज़फुल तब होती है जब स्ट्रेसर जो है वो इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है। अगर आप किसी के जाने के गम में हैं तो इमोशन फोकस्ड कोपिंग जो है वो आपको हेल्प कर पाएगी, जैसे कि थेरेपिस्ट से बात करना या जर्नलिंग करना या किसी कंफर्टिंग रिचुअल में खुद को एंगेज करना, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं है। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, जैसे प्रॉब्लम फोकस्ड में अगर एक स्टूडेंट वरिड है अपने पढ़ाई को लेकर के, तो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग के थ्रू वो अपना स्टडी टेबल बनाए, टाइम टेबल बनाए, फोकस करे जो भी उसके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हों, टीचर की और अपने साथ के दोस्तों की हेल्प ले, ताकि वो रूट कॉज जो है स्ट्रेस का उसको एड्रेस कर पाए। इमोशन फोकस्ड का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे एक इंडिविजुअल है जिसको मे बी जॉब लॉस की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो बेसिकली अपना फोकस मेंटेन कर सकता है एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ कि अगर नहीं मिल रही है जॉब थोड़े टाइम के लिए, तो ठीक है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, अपने ऊपर काम कर लिया, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ पे काम कर लिया, ऐसी एक्टिविटीज़ की जिससे उसके इमोशंस मैनेज हो पाएँ। ये इमोशन फोकस्ड का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं अवॉइडेंस ओरिएंटेड का दूँ, तो जैसे कोई बहुत ओवरवेल्म्ड है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो कैसे वो लेजर एक्टिविटीज़ में खुद को एंगेज कर ले बेसिकली, जहाँ पे उसको एक टेम्प्रेरी डिस्ट्रैक्शन मिल पाए और उन चीज़ों को अवॉइड कर ले बेसिकली। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो रिलैक्सेशन टेक्निक आती है। ये अभी तक हमने कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बात की थी। अब अगर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स की स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो रिलैक्सेशन टेक्निक बेसिकली वो फिज़िकल इमोशनल टेंशन के साथ एसोसिएटेड होती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है जो भी स्ट्रेस के साथ आते हैं, जैसे कि मेडिटेट करना, प्रैक्टिस करना माइंडफुलनेस, डीप कंसंट्रेशन, डीप ब्रीदिंग यानी कि स्लो डीप ब्रेथ लेना जिससे हम फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस कर पाए, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन यानी कि सिस्टमैटिकली टेंस और रिलैक्सिंग
रिलैक्स करना अपने डिफरेंट मसल ग्रुप्स को, जिससे फिजिकल टेंशन रिलीज हो पाए। एक पर्सन एंशियस अगर फील कर रहा है पब्लिक स्पीकिंग इवेंट से पहले, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ताकि अपनी नर्व्स को काम कर पाए और थोड़ी सी एंजाइटी को कम कर पाए। टाइम मैनेजमेंट यानी कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाओ, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो प्रायोरिटाइज कर पाएगा टास्क को, रियलिस्टिक गोल सेट कर पाएगा अपने लिए, और लास्ट मिनट के जो रशेस होते हैं उनको अवॉइड कर पाएगा। प्रायोरिटाइजेशन यानी कि आइडेंटिफाई करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करना। गोल सेटिंग यानी कि अचीवेबल क्लियर डेडलाइंस के साथ गोल सेट करना, और प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना विदाउट अननेसेसरी डिलेज। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को मल्टीपल असाइनमेंट्स मैनेज करने हैं, तो वो उस दौरान अपना स्ट्रेस जो है रिड्यूस कर सकता है अगर वो अपना स्केड्यूल बना ले और टाइम एलोकेट कर ले हर एक टास्क के लिए डेडलाइंस के साथ कि कब तक उसको कंप्लीट करने हैं, तो ये उसे हेल्प कर सकता है। फिर आता है सोशल सपोर्ट, यानी कि ये हेल्प करेगा लोगों को एनकरेज करने में कि हाँ मतलब उसको फ्रेंड से, फैमिली से, कलीग से, अपने कम्युनिटी मेंबर से एनकरेजमेंट मिले, हेल्प मिले। स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क बनाए ताकि अपने इमोशनल कंफर्ट ले सके, वो उनसे प्रैक्टिकल असिस्टेंस ले सके और उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हो। अगर एक पर्सन कोई ऐसा है जो डिफ़िकल्ट डाइवोर्स गो थ्रू कर रहा है, तो उसको बेसिकली स्ट्रेंथ मिल सकती है अगर वो कंफर्टिंग टॉक करे अपने सपोर्टिव फ्रेंड्स के साथ, ज्वाइन करे सपोर्ट ग्रुप्स को, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स पर रिलाय करे। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज करना इनटू मोर पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक वंस। ये बेस्ड होता है ऑन द आइडिया दैट हाउ वी थिंक अबाउट अ सिचुएशन, जो कि इन्फ्लुएंस करती है हाउ वी फील अबाउट इट। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मैं कभी भी इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू हम रीफ्रेम करेंगे इस थॉट को इस तरीके से कि हाँ ये चैलेंजिंग है, बट मैं अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करूँ और हेल्प ले लूँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़े, तो शायद मैं ये टास्क कंप्लीट कर पाऊँगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलनेस हो, बल्कि एक स्टेट है हमारे ओवरऑल वेलबींग का। एक काफ़ी अच्छी लाइन एक मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी, जहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर का बेसिकली टैगलाइन था कि कभी भी आप अगर टेस्ट के लिए आ रहे हो, फुल बॉडी चेकअप के लिए आ रहे हो, तो वो सबसे सही टाइम होता है फुल बॉडी चेकअप का जब आपको उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत ना लग रही हो। दैट मीन्स कि पॉजिटिव हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने एब्सेंस ऑफ इलनेस देखा, बट एक स्टेट ऑफ ओवरऑल वेलबींग है, जिसमें आता है हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होना, बैलेंस डाइट खाना, प्रॉपरली स्लीप लेना। रिजिलियंस, यानी कि एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स, अपने सेटबैक से जल्दी से रिकवर कर पा रहे हैं, चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट कर पा रहे हैं। लाइफ स्किल्स, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग रखेंगे, क्रिटिकली सोच पाएंगे चीज़ों के बारे में, तो हम लाइफ चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं खुद को। सोशल सपोर्ट काफ़ी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास, तो हमें इमोशनल हेल्प मिलती रहेगी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। एक पर्सन को रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं सही तो एक वॉक ही सही, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए न्यूट्रिशियस डाइट के साथ, और ट्राई करना चाहिए कि उनका सपोर्ट सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाए ताकि वो अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएँ और पॉजिटिव हेल्थ मेंटेन कर पाएँ। योगा एज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, योगा के कई सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि योगा जो है वो एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जिसमें हम फिजिकल पोस्चर्स यानी कि आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यानी कि प्राणायाम और मेडिटेशन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं, जो कि प्रमोट करती है फिजिकल हेल्थ को, मेंटल क्लैरिटी को और इमोशनल बैलेंस को, इम्प्रूव करेगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, पोस्चर को, स्ट्रेस रिड्यूस करने में काफ़ी काम आता है, एनहांस करता है कंसंट्रेशन और मेंटल क्लैरिटी, सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज़ करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करता है। यहाँ तक कि साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो न्यूमरस स्टडीज़ ने ये चीज़ दिखाई है कि अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं योगा का, तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल और लो होंगे, हमारा इम्यून फंक्शन इम्प्रूव होगा और हमारी ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव होगी।
अब अगर हम बात करते हैं समरी में कि हमने आज क्या क्या चीज़ें डील की हैं, तो बेसिकली हमने समझा है स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस कैसे एक नेचुरल रिस्पॉन्स है टू चैलेंजेस। हमने उसके नेचर, टाइप और कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में बात की। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस देखा कि कैसे वो एक साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग दोनों को अफेक्ट करता है, हेल्थ को अफेक्ट करता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को अफेक्ट करता है। ऑल्सो वी हैव हाईलाइटेड कि इम्पॉर्टेंस क्या है कोपिंग एंड मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हमने इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात की कि कैसे वो मेंटल और फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए काफ़ी क्रूशियल हैं। And also we have talked about positive health basically through our healthy lifestyle, resilience, supportive relationships which will enhance the overall well-being and stress resilience. So I believe ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। एंड हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको माइंड मैप मिल जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में क्विक रिविजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड नोट्स and NCERT solved solutions in the description box below. Else if you have doubt, you can write down in the comment section. Thank you so much.